जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कक्षा 11 भूगोल की क्लास में आपका एक बार फिर स्वागत है। आपकी सेकंड बुक भारत भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आज हम आपके छठे चैप्टर मृदा यानी सोइल, उसके क्लासिफिकेशन, अवकर्षण, अपरदन और संरक्षण से जुड़े हुए जो क्वेश्चन बनते हैं इस लेवल पर उनकी बात करेंगे। ये जो इम्पोर्टेंट MCQ सीरीज है ये कक्षा 11 के साथ साथ राजस्थान या भारत के उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है जिसमें इंडिया ज्योग्राफी है वो सिलेबस में रहता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारत में कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा है। कपास की खेती के लिए सबसे बढ़िया मृदा है वो कौन सी है? कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा पर्वतीय, काली, लाल या लेटेराइट? क्या होगा इसका सही? अच्छे से पता है वो है काली मिट्टी, कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। और एक चीज़ और बता दूं, कपास जिसे हम राजस्थान के अंतर्गत इसे रुई भी कहते हैं। और जब अमेरिकन कपास की बात होती है, जब हम अमेरिकन कपास शब्द यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है विशेषकर पंजाब में और जो उत्तरी पूर्वी राजस्थान है वहाँ पर इसको नरमा कहा जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा, अमेरिकन कपास को नरमा शब्द से भी उच्चारित है वो किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, दूसरा, राजस्थान में मृदा अपरदन का सबसे बड़ा कारक कौन सा है? राजस्थान में मृदा अपरदन, इसका सबसे बड़ा कारक किसे माना गया है? पवन, परत, अवनालिका अपरदन या तटीय क्षेत्र का अपरदन? तो जो आंधियाँ चलती है उनकी वजह से ही। तो उत्तर क्या हो जाएगा अपना? ऑप्शन 1 पवन। तेज जो हवाएं चलती हैं उन्हें पवन कहा जाता है। तीसरा प्रश्न देखिएगा कि मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? मृदा का सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार कौन सा है? जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लेटेराइट मृदा या वन मृदा? क्या होगा सही उत्तर? तो वो है जलोढ़ मृदा जो मैदानी क्षेत्रों में मिलती है। खादर, बांगर पढ़ा है ना आपने अच्छे से। चौथा प्रश्न देखिए, रेगर मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगर मृदा, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं और वो है काली मृदा, जो कपास की खेती के लिए सबसे बढ़िया है। इसे रेगर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, पांचवा, कि भारत में मृदा के ऊपरी परत ह्रास का मुख्य कारण क्या है? मृदा के ऊपरी परत के ह्रास यानी लॉस का जो मुख्य कारण क्या है? वायु अपरदन, अत्यधिक निक्षालन, जल अपरदन या इनमें से कोई नहीं? क्या हो सकता है सही उत्तर? और वो है जल अपरदन। ऊपरी परत के ह्रास का मुख्य जो कारण है वो जल अपरदन है। छठा प्रश्न है जी अब आपके सामने, देखिएगा कि भारत के सिंचित क्षेत्रों में कृषि योग्य भूमि, सिंचित क्षेत्र जहां पर नहरों नदियों से सिंचाई होती है, निम्न में से किस कारण से लवणीय हो रही है? जो कृषि योग्य भूमि है सिंचित क्षेत्रों में वो लवणीय हो रही है, उसका कारण क्या है? ऑप्शन आपके सामने लिखे हुए हैं, पढ़िएगा इनको। जिप्सम की बढ़ोतरी, अति सिंचाई, अति चारण या रासायनिक खादों का उपयोग? क्या होगा सही इसका उत्तर? और वो है बहुत अधिक सिंचाई। अति सिंचाई की वजह से ये लवणीय होती जा रही है। सातवां प्रश्न है जी अब आपके सामने कि भारत में मृदा सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस वर्ष की गई? मृदा सर्वेक्षण विभाग जिसने सबसे पहले मृदा का सर्वे भी किया था उस टाइम, स्थापना किस वर्ष की गई थी? 51, 56, 66 या 76? तो सही उत्तर क्या है? वो है 1956। 1956 है भी। अगला प्रश्न है जी, बहुत प्यारा प्रश्न है, ICAR, क्योंकि मृदा का वर्गीकरण जो है आपके दिया हुआ सिलेबस में वो ICAR वाला ही है। ICAR के मृदा वर्गीकरण के अनुसार सर्वाधिक किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? सर्वाधिक किस प्रकार की? इंसेप्टिसोल्स, एंटीसोल्स, एल्फीसोल्स या वर्टिसोल्स? ये जो इंग्लिश नाम आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये अंग्रेजी नाम है, वो अमेरिका का जो वर्गीकरण है वहां से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग का जो वर्गीकरण है उनके नाम है।
उनके नामों को भी आईसीआर ने शामिल किया है। तो उन अमेरिका वाला जो वर्गीकरण है उसके आधार पर बताना है, जो आईसीआर ने हमें बता रखा है डाटा के रूप में, भी सर्वाधिक किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो देखिए आपको पता है, चाहे हेक्टेयर वाइज एरिया की बात करो या प्रतिशत में, तो एंटीसेप्टी सोल्स जो है, एंटीसेप्टी, इंसेप्टी लिखा है, ये एंटीसेप्टी सोल्स है यहाँ पर, ई सेप्टी सोल्स, ठीक है नाम। इसके जो परसेंटेज है एरिया का वो 39.74 है, जबकि एंटी सोल्स का है ये 28.08 है। एल्फी सोल्स की बात करें तो 13.15 है, 55% है, और वर्टी सोल्स की बात करें तो लगभग 8.52% में है। तो कौन सी हो जाएगी? इंसेप्टी सोल्स, इंसेप्टी सोल्स। तो पहला दूसरा जरूर दो ध्यान रख ले, पहला 1 नंबर पे इंसेप्टी सोल्स और 2 नंबर पे एंटी सोल्स, 3 पे एल्फी सोल्स और 4 पे वर्टी सोल्स आता है। 9वां प्रश्न देखिएगा कि काली मृदा में किस तत्व की अधिकता पाई जाती है। काली मृदा जो है उसमें किसकी मात्रा है वो सबसे ज्यादा मिलती है? चूना भी मिलता है, मैग्नीशिया भी मिलता है, एल्यूमिना भी मिलता है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। काली मृदा में ये सभी मिल जाते हैं, काफी उपजाऊ मृदा है। लाल और पीली मृदा में किस तत्व की कमी पाई जाती है? लाल और पीली जो मृदा होती है उसमें किस चीज की कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन की, फास्फोरस की, ह्यूमस की, या उपरोक्त सभी की? तो ध्यान रखिए इन सभी की कमी पाई जाती है लाल और पीली मृदा में। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस, ह्यूमस यानी सड़ा गला जो पदार्थ होता है जो पौधों के लिए बहुत उपयोगी होता है। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल, साउथ इंडिया की बात होगी, में काजू फसल के लिए, काजू की जो फसल है उसकी खेती के लिए उपयुक्त मृदा कौन सी है? लाल लेटेराइट मृदा, शुष्क मृदा, काली मृदा या पीली मृदा? कौन सा सही उत्तर होगा इसका? और वो है लाल लेटेराइट मृदा। काजू की खेती के लिए लाल लेटेराइट मृदा है वो सबसे अधिक उपयुक्त है। अगला प्रश्न देखिएगा 12वां, क्या लवण मृदा में किस तत्व की अधिकता पाई जाती है? चीज ज्यादा मिलती है? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। नाम ही देख ले, लवण है तो ये सारे सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम इनके लवण मिलते हैं, तो इसलिए उपरोक्त सभी। लवण का मतलब समझ गए ना, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इस प्रकार से। अगला प्रश्न है 13वां, क्या निम्न में से किस स्थान पर पीठ में मृदा है वो पाई जाती है? उत्तराखंड के दक्षिणी भाग, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र या उपरोक्त सभी? तो ये जो पीठ में मृदा है ये सभी जगह मिलती है, तो उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 14वां प्रश्न है कि निम्न में से किस संस्तर की रचना ढीली जनक सामग्री से होती है? जो मृदा की जो लेयर है किसकी रचना है वो ढीली जनक सामग्री से होती है? कै, गै, खै या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है वो है गै, जो स्तर है, लेवल है, वो ढीली जनक सामग्री है। अगला प्रश्न देखिएगा 15वां, कि 1956 में स्थापित भारत के मृदा सर्वेक्षण विभाग ने जिस नदी घाटी को अपने सर्वेक्षण के लिए चुना वो कौन सी है? बहुत प्यारा प्रश्न है। भी नर्मदा नदी घाटी, कावेरी नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी या गंगा नदी घाटी? 1956 में स्थापित भारतीय मृदा सर्वेक्षण विभाग ने जिस नदी घाटी को अपने सर्वेक्षण के लिए चुना वो है दामोदर नदी घाटी। दामोदर नदी घाटी भाई। अगला प्रश्न है कि भारत में मृदाओं का वर्गीकरण निम्न में से किस देश के कृषि विभाग के मृदा वर्गीकरण पद्धति पर आधारित है? तो आईसीआर ने कौन से वर्गीकरण को भी एक्सेप्ट किया है, किस देश की? संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया? तो अच्छे से आपको पता है वो है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका इसका उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है 17वां, खादर और बांगर नामक दो मृदाएं जिस मृदा वर्ग से संबंधित है वो है? खादर और बांगर, एक पुरानी मृदा तो एक नई मृदा, किस मृदा के अंतर्गत आती है? जलोढ़, काली, लाल और पीली मृदा या शुष्क मृदा? क्या होगा इसका सही उत्तर? तो वो है जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा। अगला प्रश्न देखिएगा 18वां, क्या निम्न में से कौन सी विशेषता जलोढ़ मृदाओं से संबंधित नहीं है? जलोढ़ मृदाओं से संबंधित नहीं है वो बताना है। देश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग को ढके होना,
तो ये सही बात है। नदियों और सरिताओं के वाहित और निक्षेपण से निर्मित होना, ये भी बिल्कुल सही बात है। रंग हल्के धूसर से राख धूसर होना, ये भी सही है। नमी का धीमे तरीके से अवशोषण होना, ये सही नहीं है बात भाई। तो ये जलोढ़ मृदाओं से संबंधित ये कथन असत्य है। अगला प्रश्न देखिए 19वां, क्या निम्न में से कौन सी विशेषता काली मृदाओं से संबंधित नहीं है? काली मृदाओं से संबंधित नहीं है वो बताना है। तो देखिए मृण में गहरी और अपारग में होती है, सही है। गीले होने पर फूल कर चिपचिपे हो जाती है, ये भी सही है। सूखने पर सिकुड़ भी जाती है। उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होना, ये जरूरी नहीं है। तो ये कौन सा हो जाएगा? इसका भी चौथा ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नए जलोढ़ को कहा जाता है। जलोढ़ मृदा पढ़ी है ना, खादर बांगर जिसमें नाम आए, तो उसमें नए जलोढ़ यानी नई मृदा को क्या कहा जाता है? ये प्रश्न है अपना, नए जलोढ़ किसे कहा जाता है? तो वो होती है खादर, और पुराने वाली जो होती है वो क्या है? बांगर है भाई। अगला प्रश्न देखिएगा 21वां, कि शुष्क प्रदेशों में बालू के टीलों का विस्तार कैसे रोका जा सकता है? शुष्क जो प्रदेश है, मरुस्थली जो एरिया है, वहाँ रेत के टीलों का विस्तार कैसे रोका जा सकता है? वृक्षों की कटाई करके? नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। नदी बांध बनाकर वहाँ तो फिर काटने पड़ेंगे। जल सिंचाई? नहीं। वृक्षों की रक्षक मेखला यानी ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करके, वृक्षों की रक्षक मेखला, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR फुल फॉर्म, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। पूछा है मुख्यालय कहाँ है भाई? ऑप्शन आपके सामने लिखे हैं। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? वो है नई दिल्ली, पूसा के अंदर नई दिल्ली, पूसा भवन है नई दिल्ली। अगला प्रश्न देखिएगा 23वां, क्या तीव्र ढलानों पर मृदा अपरदन को रोकने की उपयुक्त विधि है? ध्यान दीजिए, तीव्र ढलान की बात हो रही है, वहां पर मृदा अपरदन को रोकने की सबसे उपयुक्त विधि रक्षक मेखलाएं, मल्चिंग, वैदिक फार्म या वृक्षारोपण। क्या होगा सही उत्तर? और वो है वैदिक फॉर्म बनाना। वैदिक फॉर्म बनाकर हम तीव्र ढलान पर मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। तो ये थे आज के अपने 23 क्वेश्चन, जो कि हमने आपके मृदा जिसके ICR का क्लासिफिकेशन, अवकर्षण, अपरदन और संरक्षण वाले टॉपिक से लिए गए हैं। उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, या प्रश्न किस प्रकार से बनते हैं एग्ज़ाम के अंदर ऑब्जेक्टिव फोरम में, उसके बारे में आप परिचित हुए हैं। तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा सेशन आपको कैसे लग रहा है। अगले वीडियो सेशन में नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।